तो बच्चों हम भौतिकी के अपने सफर की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन भौतिकी समझने के लिए कुछ मूलभूत गणित की आवश्यकता पड़ती है। तो इस गणित को समझना बहुत जरूरी है और उसी गणित की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण का क्या मतलब है पहले पढ़ चुके हैं, कक्षा 9वीं कक्षा 10वीं सभी में हम पढ़ चुके हैं। तो द्विघात समीकरण का मतलब क्या है? द्विघात वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात दो हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इसी चीज को समझ लेते हैं। अब साधारण रूप से हम द्विघात समीकरण को कैसे रखते हैं, यानी कि जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो देखिए द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। अपनी कॉपी पेन निकालिए और लिखना चालू करिए मेरे साथ। तो बच्चों सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं इस चीज को समझ लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। हेडिंग डाल लेते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण की जो साधारण रूप है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर होता है 0। तो यहां पर आप देख सकते हैं x की अधिकतम घात 2 है तथा यहां पर एक कंडीशन भी होती है। यहां पर a का मान 0 नहीं होगा। अगर a का मान 0 हो जाएगा बच्चों तो यह समीकरण एक रैखिक समीकरण में बदल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं? तो किसी भी समीकरण के मूल वह मान होते हैं जिसके लिए समीकरण का मान यहां पर 0 हो जाए या फिर बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाए। साधारण बात समझने के लिए पहले पढ़ चुके हैं। तो मूल जो होते हैं द्विघात समीकरण के, लिखते जाइएगा मेरे साथ साथ, द्विघात समीकरण के मूल x के वह मान होते हैं जिसके लिए समीकरण का मान 0 हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण के मूल x का वह मान होते हैं जिसके लिए समीकरण का मान 0 हो जाता है। साधारण बातचीत। अब कैसे निकालते हैं? तो एक महान गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य, उन्होंने एक सूत्र दिया, उसी सूत्र का हम प्रयोग करके निकालेंगे द्विघात समीकरण के मूलों का मान। अब देखिए जितनी घात हो उतने ही मूल होते हैं, यानी कि अगर 3 घात की समीकरण हो तो उस समीकरण के 3 मूल होंगे। अगर 2 घात की समीकरण हो तो उसके 2 मूल होंगे। तो मैंने माना कि x1 तथा x2 वह मान है जिसके लिए समीकरण का मान 0 हो जाता है, या कहें दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष हो जाता है। तो इस परिस्थिति में इन दोनों मानों का, जो इन दोनों x की वैल्यू, इनका मान हम श्रीधराचार्य से ज्ञात करेंगे। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या है? देखिए मैं जानता हूं कि ये आपने पढ़ा होगा, पर किंतु यह एक बार रिवाइज करना जरूरी है। जो जिन विद्यार्थी को नहीं समझ में आया वो दोबारा सीख लें। तो श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है फटाक से देख लेते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र है, मान लिया x1 एक वह मूल है जिसके लिए इस समीकरण का मान 0 हो जाता है। तो x1 का मान होता है माइनस का b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, यानी कि भाग दिया 2a से। x2 का मान क्या होगा यहाँ पर? माइनस का b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यानी कि यह वह दो मान है जहां पर समीकरण का मान 0 हो जाता है। अब इन दोनों मूलों का योगफल क्या होगा, तो इस चीज को भी देखते हैं। तो इन दोनों
जो मान है इनका योगफल आएगा, ध्यान से देखिएगा तो आपको देखने को मिलेगा, आप जोड़ के भी देख लीजिएगा, मुझे याद है और ऐसे ही आपको भी याद होना चाहिए, माइनस का b बाई ए। इन दोनों मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो मूलों का योगफल हम लोगों ने लिखा है, ये क्या था बच्चों, मूलों का योगफल। और मूलों का गुणनफल x1 इंटू x2 बराबर होता है c बाई ए, c बाई ए। तो आपका मूलों का योगफल पता चल गया, मूलों का गुणनफल पता चल गया, तो इसलिए लिख लिया मूलों का गुणनफल। ठीक है, अब एक उदाहरण देख लेते हैं, किस तरीके से निकालेंगे मूल, निकालेंगे किस तरीके से उनका योगफल, निकालेंगे किस तरीके से उनका गुणनफल निकालेंगे, और फिर द्विघात समीकरण में इतना ही समझना है, इतने की ही आवश्यकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं मूलों का योगफल एंड तथा गुणनफल। अब मान लीजिए मेरे पास एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6, एकदम साधारण है, मुझे मालूम है कि बहुत से विद्यार्थियों ने तो देख के बता दिए होंगे कि इसके मूल क्या होंगे, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इसकी हम तुलना करेंगे साधारण जो रूप है उससे, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा बच्चों की a इज इक्वल टू आपका है 1, b इज इक्वल टू आपका है माइनस का 5 और c इज इक्वल टू 6। तो इससे हमने तुलना कर ली। ठीक है, तो a b और c मिल गए हमें। तो अब अगर इन मानों को रख दे तो क्या मिलते हैं, तो पहला देखो x1 इज इक्वल टू माइनस का b प्लस b का स्क्वायर माइनस 4 a c, ठीक है, डिवाइडेड बाय यानी कि भाग दिया 2 और a से, इसको हल कर दें। अच्छा, ये जो वर्गमूल है या स्क्वायर रूट बोले, ये पूरे पे है, तो देखो माइनस माइनस ऋणात्मक ऋणात्मक चिन्ह धनात्मक 5 प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज 25, माइनस 5 का स्क्वायर 25 होगा। अब माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 6 माइनस का 24 हो गया बच्चों, डिवाइडेड बाई 2 हो गया, और हल करा तो देखिए क्या मिलेगा हमें, हमें मिला 5 प्लस 1 divided by 2 and that is 6 by 2 and 3. Now next अगर हम देखें तो x2 is equal to, सब कुछ वही है, बस बीच में माइनस का साइन है, तो यहां पर हमने माइनस का साइन लगा दिया और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो हमें क्या मिला 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज 2। ओके, अब अगर मूलों का योगफल देखें बच्चों, तो उसी सूत्र से देख सकते हैं x1 प्लस x2 इक्वल टू माइनस का b बाई ए, और b जो है b अपना क्या था माइनस का 5, और a क्या था अपना, a था 2 या 1, तो मूलों का योगफल आ गया प्लस 5। मूलों का गुणनफल होता है x1 इंटू x, तो x1 का मान और x2 का मान हम निकाल चुके हैं। अरे यहां से करके देखें 6 आएगा, और अगर जो सूत्र बताया है उसको इस्तेमाल करें तो क्या आएगा c बाई ए, c की वैल्यू थी, c का मान था कितना था 6, और a का मान था a, तो आ गया 6। तो ये बच्चों थी द्विघात समीकरण। अब b स्क्वायर माइनस 4ac जो हमने लिखा है b का वर्ग माइनस 4 गुणा a गुणा c, इसकी बातचीत करें तो इससे हमें मूलों की प्रकृति प्राप्त होती है। तो ध्यान से समझिएगा क्या मूलों की प्रकृति होती है। और इंग्लिश में कहेंगे नेचर ऑफ रूट्स। ओके, तो क्या होती है मूलों की प्रकृति बच्चों, ध्यान से समझिए। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान
ज्यादा है शून्य से तो मूल वास्तविक होंगे। ठीक है बच्चों, अगर b² - 4ac बराबर शून्य है तो मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। वास्तविक तथा समान होंगे। और यदि b² - 4ac शून्य से छोटा है तो मूल काल्पनिक होंगे। अब वास्तविक मूल होने का मतलब क्या है, यानी कि x के ऐसे दो मान वास्तविक हैं जो है, एग्जिस्ट करते हैं, जिस पर समीकरण का मान शून्य हो जाएगा। अब अगर मूल वास्तविक तथा समान यानी कि x के ऐसी दो वैल्यूज है जो आपस में बराबर है, जैसे x बराबर 3, 3 तो बराबर मूल हो गए, तो 3 पर x बराबर 3 पर समीकरण संतुष्ट हो रही होगी। इसी तरीके से मैं कहूं b² - 4ac जब 0 से छोटा है तो ऐसी कोई भी वास्तविक संख्या नहीं होगी जिसके लिए समीकरण का मान शून्य होगा। बच्चों, तो हमने सीखा द्विघात समीकरण के जितने मूलभूत हमें आवश्यकताएं थी, कंसेप्ट समझने थे, उनको हमने समझ लिया। अब अगली वीडियो में हम कुछ और गणित सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, मेहनत से पढ़िए।